ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम लोगों को द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द लास्ट सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर पढ़ना है एंड दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रिएक्शन के कुछ अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे और इसमें जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब बेटा पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब यह है कि कोई दो रिएक्शंस साइमल्टेनियसली एक ही साथ पैरेलली होने लगे। जैसे सपोज करो आप कि A गोज टू B, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और इसका रेट कांस्टेंट है K1, और A गोज टू C, ये एक और दूसरी रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A है और इसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शंस एक ही साथ एक ही समय पर होने लगे तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग बोलेंगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। पैरेलल मतलब साथ साथ, जैसे रेल की दो पटरियां एक दूसरे के पैरेलली चलती रहती हैं, तो उसी तरह से यहां पे दो अलग अलग रिएक्शंस है। मतलब आप अगर सोचो तो एक रिएक्शन है A गोज टू B और दूसरी रिएक्शन है A गोज टू C। दीज आर टू डिफरेंट रिएक्शंस। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, तो इसके लिए आप सोच सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, and this reaction is also another different reaction which is also first order with respect to K। तो इसके लिए आप सोच सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K2, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अब पैरेलल का मतलब यह हुआ कि ये दोनों रिएक्शंस एक ही साथ एक ही समय पर हो रहे हैं, मतलब A रिएक्ट करके B भी बना रहा है और A रिएक्ट करके C भी बना रहा है। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेस वगैरह कैसे लिखेंगे, तो T इक्वल टू 0 पर मान लो इसका A मोल्स था और इसका 0 था, इसका 0 था। दिस वाज द कंडीशन एट T इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब T इक्वल्स टू T पर सबसे पहले इसको मोल कॉन्सेप्ट के नजरिए से एनालाइज करते हैं। तो T इक्वल्स टू T पर अब A कुछ डिकम्पोज करेगा, लेकिन A डिकम्पोज करके B भी बना रहा है और C भी बना रहा है। तो मान लो कि A का X मोल्स यूज हुआ इस रिएक्शन में और Y मोल्स यूज हुआ इस रिएक्शन में, दो रिएक्शंस में साइमल्टेनियसली यूज हो रहा है। ठीक है, तो A बचेगा A माइनस X माइनस Y, और अगर ऊपर वाली रिएक्शन में X कंज्यूम हुआ है तो 1:1 का रेशियो है, ये X बन जाएगा, और नीचे वाली रिएक्शन में अगर Y यूज हुआ है तो यहां भी 1:1 का रेशियो है और ये Y बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब बेटा आप सपोज करो कि आपको निकालना है कैलकुलेट AT निकालना है पहले। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। तो अब आप ये किस तरह से सोचोगे, देखो अब यहां पे हम लोग जब माइनस DA/dt लिखेंगे, ठीक है, माइनस DA/dt लिखेंगे, तो आप सपोज करो कि अगर सिर्फ ये वाली रिएक्शन हो रही होती तो आप माइनस DA/dt को K1 इंटू A लिख देते, और सिर्फ ये वाली रिएक्शन हो रही होती तो आप माइनस DA/dt को K2 इंटू A लिख देते। अब ये दोनों रिएक्शन जब साथ साथ हो रही हैं तो A तो दोनों रिएक्शंस में कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस DA/dt की जगह पर हम लोग लिखेंगे K1 इंटू A प्लस K2 इंटू A। दोनों जगह का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऐड हो जाएगा। अगर सिर्फ ये हो रहा होता तो माइनस K1A, सिर्फ ये हो रहा होता तो माइनस K2A। अब दोनों साथ साथ हो रहा है, तो दोनों साथ साथ हो रहा है तो माइनस DA/dt की जगह पर वी आर गोइंग टू राइट K1A प्लस K2A। यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा माइनस DA/dt इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस DA/dt इज इक्वल्स टू सम K नेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जहां पर मैंने K1 प्लस K2 को एक नया नाम दे दिया K नेट। K नेट इज इक्वल्स टू नथिंग बट K1 प्लस K2। नाउ दिस बिकम्स
द क्लासिकल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल रेट लॉ। जितनी भी हमने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस डिराइव की थी सब इसी से डिराइव की थी, बस फर्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि के की जगह पर हमको के नेट देखने को मिलेगा। ओके, सो अब जैसे सपोज करो हम लोगों को AT लिखना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। तो AT की वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t की वैल्यू हो जाएगी C नॉट, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। C नॉट मतलब A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू E रेज टू दी पावर माइनस KT, लेकिन K की जगह हम लोग K नेट पुट करेंगे तो E की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। ठीक है, तो इस तरह से भी सोच सकते हैं C नॉट इंटू E रेज टू दी पावर माइनस K नेट इंटू T। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो AT तो हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल लिया। अच्छा भाई, अब यहां पर क्या होता है, एक और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर सिर्फ ये रिएक्शन हो रही होती तो हाफ लाइफ होती T1, अगर सिर्फ ये रिएक्शन हो रही होती तो हाफ लाइफ होती T2। अब दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली पैरेलली जब हो रही हैं तो हाफ लाइफ है T नेट। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमको एक रिलेशन निकालना है बिटवीन T नेट इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालें हम लोग, बहुत ही आसान है। देखो K नेट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो होता है ln2 बाय K, तो K की जगह पर ln2 बाय T हाफ भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला सबको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए द हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू ln2 बाय K, तो K की जगह पे ln2 बाय T हाफ भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो K नेट की जगह पर हमने लिखा ln2 बाय T नेट, और K1 मतलब सिर्फ ये रिएक्शन हो रही होती तो K1 की जगह पर हमने लिखा ln2 बाय T1, और K2 की जगह पर हमने लिखा ln2 बाय T2। ऑब्वियसली यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन T नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, और इसका मतलब होगा कि T नेट इज इक्वल्स टू T1 T2 upon T1 plus T2, where T1 and T2 are the half lives of the individual reactions। मतलब अगर सिर्फ ये रिएक्शन होती तो हाफ लाइफ T1 था, सिर्फ ये रिएक्शन हो रही होती तो हाफ लाइफ T2 था। अब दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है तो नेट हाफ लाइफ विल बी T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अच्छा, ऐसा भी कभी सिचुएशन हो सकता है कि साइमल्टेनियसली दो नहीं तीन रिएक्शंस पैरेलली हो रही हूं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि A गोज टू B, A गोज टू C और A गोज टू D। ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसका रेट कांस्टेंट K3 है। तीनों रिएक्शंस हो रही हैं साइड बाय साइड and all three reactions are of first order। तो बेटा आई एम श्योर कि यू आर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि यहां पर अगर मैं K नेट लिखने के लिए बोलूंगा तो तीनों रिएक्शंस हो रही है तो K नेट यहां पर आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो। अब ध्यान से सुनना है ना, ये बहुत सारे टीचर्स ये सब पॉइंट्स नहीं बताते हैं, ये सब जनरल बातें हैं जो आपको यहां तक की बात आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिल सकती है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक बहुत ही खास पॉइंट है जिससे आप क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हो, इसलिए वॉच वेरी वेरी केयरफुली, पहले ही बता दिया है। मान लो एक रिएक्शन हो रही होती A गोज टू B, इसका रेट कांस्टेंट होता K1। दूसरी रिएक्शन हो रही होती 2A गोज टू C, इसका रेट कांस्टेंट होता K2। और तीसरी रिएक्शन हो रही होती 3A गोज टू D और इसका रेट कांस्टेंट होता K3। और ये तीनों रिएक्शंस जो हैं दे आर टेकिंग प्लेस पैरेलली, है ना, पैरेलली हो रहे हैं, तीनों फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A हैं। ठीक है,
अब यहां पे तुम्हें जल्दी से के नेट सोचना है। देखो सारा खेल तो के नेट का ही है ना, अगर के नेट तुमने लिख दिया तब तो ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही आंसर आ रहा है ना। तो यहां पे सोचो के नेट क्या हो जाएगा। अगर मान लो कि सिर्फ ये रिएक्शन हो रही होती तो मैं लिखता माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन इंटू ए। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर सिर्फ ये रिएक्शन हो रही होती तो मैं लिखता 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टू इंटू ए। फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए है ये, है ना। ऑल थ्री रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो सिर्फ ये रिएक्शन हो रही होती तो मैं लिखता माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन ए। सिर्फ ये हो रहा होता तो मैं लिखता 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के टू ए, यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू 2 इंटू के टू ए आती। देखो मैं एक बार लिख भी देता हूं यहां पर, सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए, फॉर सेकेंड रिएक्शन, है ना, इस वाली रिएक्शन के लिए बात हो रही है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर लिखते तो हम लोग लिखते 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू K2 इंटू ए। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये आती तो माइनस डी ए बाई डी टी 2K2A आता ना, और इसके लिए माइनस डी ए बाई डी टी 3 इंटू K3A आता। अब तीनों जब साथ साथ हो रहा है तो यहां पे जब आप माइनस डी ए बाई डी टी लिखोगे तो वो बनेगा K1A प्लस 2K2A प्लस 3K3A। सो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिचुएशन में जो आपका K नेट बनेगा, के नेट का वैल्यू आप ओरली रिएक्शन को ऑब्जर्व करके लिख पाओगे, वो बनेगा K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3। और अगर आपको के रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान है तो ये बात आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। सो दिस विल बी योर के नेट। और अब आप कुछ भी निकाल सकते हो भाई, आपको बोला गया CT, तो CT विल बी इक्वल टू C नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के नेट इंटू T, वेयर के नेट इज दिस वैल्यू। सो इस तरह से स्मार्टली आप किसी भी रिएक्शन के लिए के नेट का वैल्यू लिख सकते हो, और अगर के नेट लिख लिया तो बहुत आराम से आप AT निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की पढ़ाई और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ BT एंड CT। BT मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T, और CT का मतलब बेटा हो गया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट टाइम T। ठीक है, तो BT और CT का कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे किया जाता है। तो सपोज करिए पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दो रिएक्शंस हो रही हैं, A गोज टू B एंड A गोज टू C। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, एंड बोथ दीज रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A। तो अब जैसे सपोज करो कि हम लोग को B अगर निकालना है, तो हम लोग इस वाली रिएक्शन के लिए अगर बात करें, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए, तो वी विल से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K1 इंटू A। और रेट ऑफ रिएक्शन को अब मुझे B के लिए सॉल्व करना है, तो मैं B के टर्म्स में डिफाइन करूंगा। तो मैं लिखूंगा dB बाई dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T मैं जानता हूं। ठीक है, तो A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T है A, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू 0 पर A मान लेते हैं, और ये 0 0। ठीक है, तो A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T पुट करना पड़ेगा तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो A इंटू ई की पावर माइनस के नेट इंटू T, ऐसा आंसर आता है। ठीक है, के नेट को हम लोग यहां ब्रैकेट में कर देते हैं, और अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dB बाय dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू A इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2। के नेट की जगह ये पुट कर सकते हैं बेटा, माइनस K1 प्लस K2 इंटू T, ऐसा हमारे पास यहां से आ रहा है। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास dB इज इक्वल्स टू K1A इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T और dt, ये आया। और अब बस इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, ये K1A तो कांस्टेंट ही है, तो ये इंटीग्रल के बाहर रह जाएगा। इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू T, और इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू
BT मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, ये हमने लिमिट्स लगा दी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा BT, ठीक है, BT माइनस 0, तो ये BT हो जाएगा और ये बनेगा K1A इंटू ये है e रेस टू दी पावर माइनस ax वाला फॉर्म। तो e रेस टू दी पावर माइनस ax का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा e रेस टू दी पावर माइनस ax K1 प्लस K2 इंटू टी अपॉन माइनस a, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ K1 प्लस K2 और इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 0 टू t, ओके। और फिर इसके आगे इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा BT इज इक्वल्स टू K1 इंटू a अपॉन, ये चीज बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो ये चीज बाहर निकालते हैं प्लस बनाकर, तो K1 प्लस K2, ठीक है, और लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दें तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e रेस टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 लिमिट फ्रॉम ऊपर 0 और नीचे t, लिमिट्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया क्योंकि इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको प्लस बना के बाहर निकाला है, ओके। और अब बस हम लोग अगर लिमिट्स पुट करें तो यहां से हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा जो हमें याद नहीं करना है, ठीक है, क्या याद रखना है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो आंसर हमारे पास आएगा, हम लिमिट्स अगर पुट कर दें, ये माइंड यू दिस इज t, ओके, दिस इज 0 एंड दिस इज t, ठीक है, लिमिट्स हमने इंटरचेंज करी है क्योंकि माइनस को हमने एडजस्ट कर दिया है। तो यहां से बेटा BT की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से BT की वैल्यू आ रही है K1A अपॉन K1 प्लस K2 इंटू t की जगह 0 पुट करो तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस e रेस टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t आ रहा है। यहां पे एक बार 0 पुट करो तो 1 हो जाएगा और t पुट करोगे तो इतना आ जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t। अच्छा, अब इसी तरह से सपोज करो आप कि हम लोग अगर निकालना चाहते हैं CT, तो CT के लिए मैं अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। CT के लिए यहां पे जब हम लोग करेंगे तो सिर्फ यहां पर क्या होगा, dc बाई dt आएगा और यहां पर K2 आ जाएगा, ठीक है। तो dc बाई dt और K2 जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेम ही टाइप का आंसर आने वाला है, बस K1 की जगह पर K2 हमें दिखेगा। तो CT का आंसर आएगा K2A अपॉन K1 प्लस K2, K2A अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e रेस टू दी पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी, ऐसा मेरे पास CT का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूले ध्यान नहीं रखने हैं, ध्यान आप रख भी नहीं पाओगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फॉर्मूले हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर BT एंड CT का फॉर्मूला। बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग फीचर अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि BT अपॉन CT की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t, इन दोनों को आप डिवाइड करो तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है कि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है K1 बाई K2 के बराबर, ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पर B और C की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जो है वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा क्योंकि B और C एक कांस्टेंट रेशियो में बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस। तो BT बाई CT इज इक्वल्स टू K1 बाई K2, और इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इस तरह से न याद रख के आप इसे इस तरह से याद रखें कि इट इज इक्वल्स टू KB बाई KC, है ना, K ऑफ द रिएक्टेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर बाय चांस किसी ने आपको ऐसी रिएक्शंस दे दी कि A गोज टू 2B एंड A गोज टू 3C, ये दो अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं, बोथ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, और इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो यहां पर अगर आपको बेटा BT बाय CT लिखना होगा, ठीक है, तो सपोज करो जब आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जब B के लिए लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पर आप
1/2 dB/dt लिखोगे, तो 1/2 dB/dt लिखोगे तो यहां पर क्या होगा, 2K1 आएगा, और C के लिए लिखोगे तो 1/3 dC/dt लिखोगे तो यहां पर 3K2 आएगा, इस वाले फॉर्मूले में 3K2 आएगा। तो डिवाइड करोगे जब, तो BT/CT की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 2K1/3K2। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ऑब्जेक्टिव्स में काफी बार पूछा जाता है, और इसको प्लीज सभी लोग ध्यान रखें। इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत सारे, बट ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फिर कभी कभी प्रॉब्लम्स में ऐसा भी हो सकता है, इधर थोड़ी सी जगह बची है और जगह का फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ लिया गया फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ बी, फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ बी। देखो बी और सी एक कांस्टेंट रेशियो में बन रहे हैं, और वो हर समय वो रेशियो फिक्स्ड है। तो वो रेशियो जैसे मान लो 2:7 आया, तो 2:7 आया मतलब 2 मोल बी बनेगा, 7 मोल सी बनेगा। तो तुमको बोला गया फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ बी, तो फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ बी का मतलब हो जाएगा बी का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मतलब टोटल जो प्रोडक्ट बना उसमें कितना फ्रैक्शन बी का है, टोटल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बी का फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। फ्रैक्शन और परसेंटेज सेम ही टाइप की चीज होती है, तो इसको आप परसेंटेज यील्ड बोल सकते हो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बी जो बना अपॉन टोटल जो बना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड या फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ बी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज नाउ वेरी वेरी सिंपल, है ना। देखो ये B/C कांस्टेंट है, KB/KC, तो ये हो जाएगा KB अपॉन KB प्लस KC इंटू 100, ठीक है। और इसी तरह से आप C का भी परसेंटेज यील्ड सोच सकते हो, वो हो जाएगा KC अपॉन KB प्लस KC इंटू 100, ठीक है। तो C का भी परसेंटेज यील्ड आप सोच सकते हो इसी तरह से। तो इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ और, बट एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये BT/CT KB/KC के बराबर है।